गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त होने वाली कार्तीय चिन्ह परिपाटी के विषय में बताऊंगा। कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पर हमें पता चलता है कि जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस दौरान आपको कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव और कौन सी वैल्यूज नेगेटिव लेनी है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यूज इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पे आपको पता चलेगी। अभी मैं गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयुक्त जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम लेते हैं उसके विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात याद रखना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात याद रखना कि दर्पण के लिए, स्पेशली दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पण है, जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव से नापी जाती है। ध्रुव से नापी जाती है, यानी मैंने आपको डेफिनेशंस के दौरान भी बताया था कि जो ध्रुव होता है इसको हम रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं जहां से सभी दूरियों को नापा जाता है। तो दूसरी परिपाटी की जो बात आपने याद रखनी है कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, धनात्मक दूरियां होती हैं। धनात्मक दूरियां होती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वे धनात्मक दूरियां होती हैं। दूसरा कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा के विपरीत, जो आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापी जाती हैं, विपरीत नापी जाती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक दूरियां होती हैं, यानी जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाएंगी वे धनात्मक दूरियां होंगी। जो दूरियां हम आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, मतलब वे ऋणात्मक होती हैं। इसके अलावा जो दूरियां, हम शब्द ऊंचाई भी लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर हो, धनात्मक होती है। वे दूरियां जो मुख्य अक्ष के ऊपर हो धनात्मक होती हैं तथा जो मुख्य अक्ष के नीचे हो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती हैं। तो ये मेन साइन कन्वेंशंस हैं, यानी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर ये कन्वेंशंस आपने याद रखनी है। इनके आधार पर ही आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में पता नहीं होगा तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सक्षम नहीं होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के बेस पे बताता हूं कि किस वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, किस वैल्यू को नेगेटिव, एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे मान लो अपने पास ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये है F यानी मुख्य फोकस। मैंने बताया था परिभाषा के रूप में कि मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं
उस बिंदु को हम मुख्य फोकस बोलते हैं, और इसका एग्जैक्ट डबल हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब मान लो हमने किसी वस्तु को C और F के मध्य रख दिया, ये वस्तु है AB जिसको हमने C और F के मध्य रख दिया। डायग्राम्स बनाने आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिए थे। तो इस आधार पर यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर के दर्पण के साथ टकराती है या दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण F में से गुजर जाती है। ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात F में से गुजर जाती है। अब हमने एक प्रकाश की किरण को F में से आपतित किया दर्पण पे, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया यहां पर A डैश B डैश। अब बात आती है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की, यानी कार्तीय चिन्ह परिपाटी की। जैसे मैंने बताया आपको कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से नापेंगे हम सारी दूरियां। ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी, ये वस्तु है, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी U कहलाती है। U का मतलब वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, जिसको हमने लेटर U द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको यह बताना है कि ये वैल्यू U की जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिएगा हमने पहली कन्वेंशन में ये पढ़ा कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा मैंने बताया था कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वे धनात्मक होती हैं, जो आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापी जाएंगी वे ऋणात्मक होगी। अब हमने दूरी ध्रुव से नापनी है, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी आपतित किरण की दिशा के विपरीत बनी तो ये नेगेटिव आ गई। इसका मतलब वस्तु की दूरी यहां पर नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है, ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है, उसको हम लेटर V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आपतित किरण की दिशा ये है, हम दूरी इस दिशा में नाप रहे हैं तो V भी नेगेटिव है। ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी जो होती है उसे फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को लेटर स्मॉल f द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी विपरीत है आपतित किरण की दिशा के, तो ये भी नेगेटिव आएगा। लेकिन जो वस्तु की ऊंचाई है AB, वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर उपस्थित है। वस्तु की ऊंचाई, अब मैं ये दोनों तीनों लिख देता हूं। वस्तु की दूरी U नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी दूरी V ये भी नेगेटिव। इसके अलावा F फोकस दूरी F ये भी नेगेटिव। इसके अलावा वस्तु की ऊंचाई को हम लेटर HO द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। HO का अर्थ होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई। अब ये धनात्मक है क्योंकि मैंने बताया था कि वे दूरियां जो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखते हैं HI। I का मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज, जो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगी। तो इस आधार पर हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूं। एक केस मैंने स्पेशली अवतल दर्पण के में बताया था कि अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो उस दौरान उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उस दौरान अगर प्रतिबिंब पीछे बनता है उस केस में, अब उस केस में अगर प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो दूरी जो आप नापोगे
वो धनात्मक ली जाएगी v इस केस में जब आभासी। इसके अलावा आभासी प्रतिबिंब मणता भी सीधा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक आएगी। बस ये ध्यान रखने योग्य बात है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहां पर दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है? वास्तव में अगर आप दर्पण सूत्र की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन के रूप में पहले आप इसको पढ़ सकते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र का मतलब होता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध। मतलब वस्तु की दूरी जिसको हम लिखते हैं u, ये u है u, प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम लिखते हैं v तथा फोकस दूरी f के मध्य संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f। ये दर्पण सूत्र है। 1/u + 1/v = 1/f। अब इनमें से तीन वैल्यूज में से हमें कोई दो वैल्यूज पता हो, हम तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लो अपने को 1/v निकालना है तो 1/f - 1/u बन जाएगा। अगर अपने को 1/u निकालना है तो 1/f - 1/v बन जाएगा। ऐसे कोई दो वैल्यू हमें पता हो, तीसरी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब एक न्यूमेरिकल कराता हूं मैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है? जैसे कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान दर्पण सूत्र लगाना है। अब आपको क्या क्या दिया है पहले वो नोट करिएगा। आपको f गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के केस में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो f है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, एक आपको दे रखा है u, कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? v निकालना है। तो दर्पण सूत्र लगा दीजिएगा। अभी आप पढ़ रहे थे कि 1/u + 1/v = 1/f है। तो अपने को निकालना क्या है? पहले अपने को 1/v निकालना है। तो 1/v = 1/f - 1/u। अब वैल्यूज आपको पता हो पॉजिटिव नेगेटिव। 1/v = 1/f कितना है? -10 - 1/-30। अब एलसीएम ले लीजिएगा, 30 आ जाएगा। -10 - 3 माइनस प्लस हो गया तो 1, इट मीन्स -2/30। तो 1/15, इट मीन्स v क्या आ गया? v आ गया -15 सेंटीमीटर। अब इसी को आप डायग्राम के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। कैसे? ये अपने पास एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया। हमने वस्तु को कहां पे रख रखा है? f अपने को गिवन है,
10 सेंटीमीटर की दूरी, 2f हो गया 20 यानी c, 20 हो गया, 10 ये है तो 10 ये 20, लेकिन हमने वस्तु कहां रखकर किया है 30 सेंटीमीटर पे। इसका अर्थ है वस्तु को हमने प्लेस किया है बियॉन्ड सी, सी से परे ये रख रखा है। अब इसी के आधार पर आप डायग्राम बना करके देख लीजिएगा। ये वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर के दर्पण से टकराती है, यानी दर्पण पे आपतित होती है। प्रवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण F में से गुजर गई। एक प्रकाश की किरण आपने F में से पास कर दी, जो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। अब इसी से साफ पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो C और F के बीच में बन रहा है। F आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, C डबल हो गया, तो इनके बीच में इसी से कंफर्मेशन होगी कि जो V है वो -15 सेंटीमीटर है। यानी ऐसे आप रे डायग्राम बना करके हमेशा ही न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये आप दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और कराता हूं आपको। छोटा सा टॉपिक क्या है वो भी सुन लीजिएगा। टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन, अब आवर्धन का क्या अर्थ होता है पहले तो ये चीज नोट कीजिएगा। आवर्धन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसको इंग्लिश लेटर M द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में इसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं M बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। आकार का मतलब यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आ जाती है। वस्तु का आकार, और एक और भी बात याद रखना, इसी के लिए फार्मूला होता है M बराबर -v बटे u। v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही हम आवर्धन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप आवर्धन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उस न्यूमेरिकल में अपने को u दिया हुआ था -30 सेंटीमीटर, v अपना आया था -15 सेंटीमीटर। तो आवर्धन का मान क्या हुआ, v कितना है 15 और u कितना था 30। तो आवर्धन का मान क्या हुआ 1/2। 1/2 मतलब 0.5। इससे साफ पता चल रहा है 1/2 रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से आधा है। ये अर्थ होता है आवर्धन का कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से आधा है। एक और बताता हूं, चलो अभी न्यूमेरिकल, उसके आधार पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये नोट जरूर कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। ले सुनिएगा, फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अभी दर्पणों पे ही, बलिया दर्पण पे ही। न्यूमेरिकल क्या है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने
12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान। पहले तो आपको जो वैल्यूज गिवन है वो नोट करनी है। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली कि मुख्य अक्ष के ऊपर होएगा वस्तु, तो ये प्लस है। एक आपको दे रखी है फोकस दूरी स्मॉल है, ये कितना है -12 सेंटीमीटर। एक आपको दे रखा है वस्तु की दूरी u, कितनी है 18 सेंटीमीटर। पहले तो अपने को v निकालना है, फिर अपने को हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है कि कितने आकार का है। अगेन बाय यूजिंग लेंस मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करना है। निकालना क्या है 1/v। पहले सीधा ही लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट भी आप अप्लाई करके फिर इसको इधर लेके आ सकते हैं। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f कितना है -12 माइनस 18। एलसीएम कितना आएगा 12 और 18 का, 6 दूनी 12 6 3 18 36 36। 12 3 36 माइनस 3, 18 दूनी 36 माइनस माइनस प्लस 2। इसका मतलब -1/36 आ गया है 1/v। जब 1/v माइनस 1/36 है तो v कितना आ गया -36 सेंटीमीटर। अब v अपने पास आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। आवर्धन के लिए फार्मूला वही, साथ में वस्तु का आकार मल्टीप्लाई कर दो। सूत्र क्या बन जाएगा यहां पर -v/u गुणा वस्तु का आकार। अब -v/u, v कितना है 36, u कितना है 18, वस्तु का आकार कितना है 6 सेंटीमीटर। 18 एकम 18 दूनी 36 -12 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो अवर्धित बना है, बड़े आकार का बना है, क्योंकि वस्तु का आकार था 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार है 12 सेंटीमीटर। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो वस्तु के प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से डबल है। यानी इस हिसाब से अगर अकेली मैग्निफिकेशन लिखते तो 2 आती, अब वस्तु का आकार निकालना है तो 6 × 2 12 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपके पास पेपर में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर मैं आपको अब लेंसों के विषय में पढ़ाऊंगा। लेंसों का किस प्रकार से तो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, कैसे वस्तु की स्थिति होती है, वही जैसे मिरर के केस में अपन ने पढ़ा, वो कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।